हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र। क्या आप जानते हैं कि जो डीएनए है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इससे यह होगा कि हम एक दूसरे को पर्सनालिटी को समझने में काफ़ी कुछ सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ। हमेशा से ये कोशिश रहती है हमारी कि मैं अपने नॉलेज से अपने स्टूडेंट्स के सारे डाउट विद कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे नए वीडियो आप तक इजी वे में पहुंच सके, किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। तो गाइस, आपको पता है कि हम क्या टॉपिक हमारा चल रहा है। हमारा चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, उसमें हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं। आज हम 5th पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अभी तक हमने क्या किया। डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, हमारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हो गया, और आज हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन आपके दोनों में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। और फिर इसके बाद कोडॉन क्या होता है, कैसे होता है कोडिंग, ये सारा के सारा हम इस वाले में इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह, जैसे कि हमें पता है कि रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए कन्वर्ट होता है। और आज थर्ड प्रोसेस हम करने वाले हैं, ट्रांसलेशन। तो डीएनए जो है वो ट्रांसलेशन के बाद क्या आपके ट्रांसलेशन एक्टिविटी में क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। बाद में हम थोड़ा सा रिकैप लेंगे अपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का। पहले हम यहाँ पर जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, हमने ये दोनों एक साथ क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका एक रीजन है कि जो हमारे लिविंग सेल्स होती है वो 2 टाइप की होती है। आप सभी को नॉर्मली पता ही है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो क्या होती है, इस तरह होता है, और उसमें क्या, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लाइड होते हैं। तो क्या होता है, इसके जितनी भी आपका रेप्लिकेशन है, ट्रांजेक्शन है और आपका ट्रांसलेशन, ये तीनों की तीनों एक्टिविटी कहाँ होती है, साइटोसॉल में होती है। कहाँ पर होती है, साइटोसॉल में। ठीक है, तो साइटोसॉल में हुई। ठीक है, तो इसी को कि मतलब सारी इसकी तीनों एक्टिविटी जो है वो आपका कहाँ हो रही है, साइटोसॉल में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब इसमें देखो, को ट्रांसक्रिप्शन आया, तो को ट्रांसक्रिप्शन का मतलब कि जैसे कि हमें पता है कि ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट है। ठीक है, अब यहीं पर आपका कोडिंग होके एमआरएनए पढ़ रहा है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था ये आपका 5 स्टैंड है, ये यहाँ पर 3 स्टैंड है, और ये क्या होगा, ये 5 होगा और ये 3 होगा। यहीं पे आके आपका क्या होगा, आरएनए का फ्रेगमेंट आएगा और आपका क्या होगा, तो ये कैसा होगा, इसके एंटी होगा, ये 3 और ये 5 होगा। तो ये यहाँ पर, क्योंकि हमें पढ़ा था कि वो क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक होते हैं, यानी कि एक साथ कई जीन अटैच होते हैं। कब, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, किसमें, जब आरएनए से डीएनए कन्वर्ट हो रहा होता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी है, क्योंकि उसमें प्रोमोटर और आपका टर्मिनेटर और आपका क्या, स्ट्रक्चरल जीन पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी वजह से वहां पर क्या होता है, पॉली नेचर देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि एक साथ कई जीन आ जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारा यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी हो रही है, मगर उसी में क्योंकि आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम से जीन है, तो क्या हुआ, जीन में जैसे जीन बना वहीं पे आपको उसमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी को कहते हैं को ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आया। पहले तो हमने क्या देखा कि प्रोकैरियोट ऐसी सेल है जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं मिलता है, और न्यूक्लियस नहीं मिलता है, इसी की वजह से साइटोसॉल में सारी एक्टिविटी होती है, डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है और आपका ट्रांसक्रिप्शन भी होता है और ट्रांसलेशन भी होता है। फिर अब इसमें हमने देखा कि को ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी होती है। को ट्रांसक्रिप्शन यानी कि जब आपका डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, तो क्योंकि ये क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक नेचर का होता है, यानी कि एक साथ कई जीन क्या होते हैं वहां पर
फॉर्मेट होते हैं। तो क्या होता है, जीन बन गया तो क्या हो गया, एक जीन में आपका प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए इसी एक्टिविटी को हम को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। समझ में आया? अब ऐसा कुछ भी आपका यूकैरियोट में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट की फैसिलिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, समझ में आया कि प्रोकैरियोटिक में को आपका ट्रांसक्रिप्शन का क्यों होती है? क्यों? क्योंकि क्या है, इसमें आपका न्यूक्लियस नहीं है और क्या है, इसलिए साइटोसोल में तीनों एक्टिविटी होती है और आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो वहां पर फॉर्मेट होता है मैनी जीन्स का। पॉलीमॉर्फिक नेचर है, इसकी वजह से वहां पर वो क्या होगा कि एक जीन बन गया तो उसके साथ आपका ट्रांसलेशन की एक्टिविटी, तो इसी को को ट्रांसक्रिप्शन। अब यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूकैरियोट का हमें पता है कि यूकैरियोट में क्या है, ये आपका सेल है और ये आपका न्यूक्लियस है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, पेरिफेरल होता है, ठीक है, 90% वैक्यूल्स होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है आपका इस तरह डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसी के अंदर आपका क्या होता है, रेप्लिकेशन का होता है और आपका ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिविटी होता है। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होगा कि आपका जो mRNA है वो कहाँ बाहर आएगा, कुछ प्रोसेस होती है जिसकी वजह से साइटोसोल में आपका ट्रांसलेशन का क्या होता है, फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन एक्टिविटी होती है। तो यही हमने लिखा है कि प्रोकैरियोटिक में क्या है आपका को ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि आपका ट्रांसक्रिप्शन होते होते आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। और वही आपका यूकैरियोट में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेपरेटली होते हैं। अब सेपरेटली का मतलब, क्योंकि हमें पता है यूकैरियोटिक में क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, सारे कंपाउंड अपने अपने कंपार्टमेंट में होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सेपरेटली होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है आपका, ट्रांसक्रिप्शन है, रेप्लिकेशन होता है और ट्रांसलेशन आपका साइटोसोल में होता है। यही आपके प्रोकैरियोट में क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन? क्यों? क्योंकि कंपार्टमेंट वहां होते ही नहीं है। वहां पर पूरा कोई बैक्टीरिया है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि पूरा ऐसे ही साइटोसोल में सब चीज ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, अलग अलग से नहीं रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपका ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन हमने और ट्रांसक्रिप्शन एक साथ क्यों लिखा था? क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंट डिफरेंट वे में परफॉर्म करती है। प्रो में क्या होता है, क्रो ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी शो होती है, जबकि यूकैरियोट में नहीं होती है। इसमें आपका ट्रांसक्रिप्शन भी सेपरेटली होता है और ट्रांसलेशन भी सेपरेटली होता है। रीजन न्यूक्लियस के अंदर होता है और वो साइटोसोल में होता है। अब हम यहाँ पर जीन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि जो जीन होता है प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है, नॉन स्प्लिट जीन होता है। क्या होता है, नॉन स्प्लिट, यानी कि केवल ये कोडोन करता है, कोडोन का काम करेगा, कोडिंग करेगा। जैसे कि एडेनिन के साथ थाइमिन जाना है, ये कोडिंग का काम करेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। वही आपका यूकैरियोट में जो जीन होता है वो स्प्लिट जीन तो होता है, मगर वो भी डिवाइड फर्दर टू पार्ट, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। उसमें कुछ ऐसा होता है कि कुछ जो होते हैं वो जीन तो कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट कुछ नॉन कोडिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें एक्सॉन कहते हैं, और जो नॉन कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल उन्हें इंट्रॉन कहते हैं, ठीक है, इंट्रॉन कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे, अभी एक वर्ड आता है स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिटिंग। क्या वर्ड आया, स्प्लिट। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपका mRNA से आपका डीएनए से mRNA बन रहा है, तो क्या होगा, ये आपका कोई फ्रेगमेंट है। यहाँ पर क्या है, कोई जीन आपका क्या है, एक्सॉन जीन है, और यहाँ पर एक्सॉन जीन है। अब यहाँ पर इंट्रॉन जीन आ गया। ये इंट्रॉन जीन तो क्या है, नॉन कोडिंग है, यानी कि ये कोड नहीं करेगा नाइट्रोजन बेस को, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देने को स्प्लिट बोलते हैं। ये अभी हम देखेंगे, प्रोसेस करेंगे, क्योंकि प्रोसेस की एक्टिविटी केवल किसमें होती है, यूकैरियोट में होती है। क्योंकि प्रोकैरियोट में तो सिंपली आपका क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। तो इस तरह, तो ये जानने के लिए हमें यहाँ पर जीन के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि हमारा ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आपको को ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो किसमें शो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में आपका सेपरेटली ट्रांसक्रिप्शन भी होता है और ट्रांसलेशन भी होता है। रीजन क्या है कि इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, ठीक है, कंपार्ट बने हुए होते हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अब जीन है तो आपका प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक, ठीक है, दोनों में अलग अलग रहता है, ठीक है।
सॉरी, प्रोकैरियोट में क्या होता है, नॉन स्प्लिट जीन होते हैं, यानी कि जो केवल कोडिंग के लिए ही आपके नॉन स्प्लिट जीन, ठीक है, स्प्लिट यहाँ लिखा है, ठीक है, नॉन स्प्लिट यानी कि ये केवल कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इन्हें एक्सॉन कहते हैं। ऐसे आपके यूकैरियोटिक में जो स्प्लिट जीन होते हैं वो टू तरह के होते हैं, एक तो कोडिंग होता है, एक नॉन कोडिंग होता है। कोडिंग जो होता है उसे एक्सॉन कहते हैं और इनकोडिंग को इंट्रॉन कहते हैं, ठीक है। या अब इंट्रॉन जो है उसको हम इंटरवीविंग भी कहते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। अब हमारा जो प्रोसेसिंग हुआ, देखो सिंपल प्रोकैरियोटिक में होगा नहीं, क्यों, प्रोकैरियोटिक में क्या है, सेपरेटली नहीं होता है, वो क्या है, पूरी तीनों एक्टिविटी साइटोसॉल में हो रही है, इसलिए इसमें प्रोसेसिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई भी नीडेड नहीं होती है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है कि आपका ट्रांसक्रिप्शन और आपका ट्रांसलेशन दोनों सेपरेटली होती है, ठीक है। अब जो प्रोसेसिंग हुआ, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, जो कि आपके ट्रांसलेशन में आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगी, ठीक है। अब जो आपका प्रोसेसिंग हुआ उसके तीन फीचर्स होते हैं, तीन स्टेज होती है। पहला होता है कॉपिंग, फिर होता है स्प्लिकिंग और फिर होता है टेलिंग या फिर पॉलीएडिलाइजेशन, ठीक है। ये हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला है आपका कॉपिंग। कॉपिंग क्या है आपका, ये होता है मॉडिफिकेशन ऑफ टू क्या आपका 5 एंड, देखा ना हमने कल कि आपका जो डीएनए है वो इस तरह है, ये 5 एंड है और ये 3 एंड है, ये 3 एंड है, ये 5 एंड है। यहीं पर आके आपका क्या होगा, एमआरएनए आके क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। और इसमें 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके प्रोमोटर होता है, ट्रांसमीटर होता है और क्या होता है आपका, एक क्या होता है, एक होता है आपका, क्या होता है, एक होता है सिंथेटिक जीन, ठीक है। तो ऐसा, तो आपका क्या हो गया, कॉपिंग हुआ, मॉडिफिकेशन क्या 5 एंड। तो ये क्या है, एडिशन ऑफ द मॉडिफिकेशन, किसका एडिशन होता है, ये 5 एंड पे जाके करता है और क्या फॉर्म करता है, एच एन आरएनए, यानी कि हेट्रोजाइगस न्यूक्लियस आरएनए बनाता है, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ पर एडिशन ऑफ 7 मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक एंजाइम होता है जो यहाँ पर क्या होता है, ऐड होता है। कहाँ ऐड होता है, देखते हैं कि कैसे ये एंड होता है। अब जैसे कि ये 5 एंड और ये 3 एंड है, ठीक है, किसमें हो रहा है, यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक कैसे, ये सेल होती है, क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन, अब कॉपिंग हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन, यानी कि 5 एंड, तो यहाँ पर आके क्या होता है, एक कॉपी अटैच हो जाती है, ये इस तरह का, ये कॉपी। तो ये कॉपी क्या है आपका, ये कॉपी है, क्या है आपका, एंजाइम है, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम, एडिशन ऑफ 7 मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसमें 2 एंजाइम मिक्स होते हैं। पहला होता है मेथिल ट्रांसफरेज और दूसरा होता है ग्वानिल ट्रांसफरेज। दोनों एंजाइम्स मिलके क्या करते हैं, 7 मेथिल ग्वानोसिन ये बनाते हैं, इसका एडिशन करते हैं, कहां पर, 5 एंड पे ये आपका क्या होता है, कॉपिंग होती है, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, तो इससे क्या होता है, जो हेट्रोजिनस न्यूक्लियस आरएनए बना था उसका क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, इंक्रीज स्टेबिलिटी हेट्रोजाइगस न्यूक्लियस आरएनए, ठीक है। फिर सेकंड आया आपका स्प्लिसिंग। तो स्प्लिसिंग का हमने देखा था कि एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन आ गया, तो उसको रिमूव करने का, रिमूव ऑफ इंट्रॉन, यही स्प्लिसिंग है, ठीक है। एडिशन ऑफ, अब इसमें क्या होता है कि जो आपका स्प्लिपिंग है, तो क्या है आपका कि रिमूवल ऑफ द, क्या है, रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन, किसका रिमूव करना है, इंट्रॉन को, किससे, एक्सॉन के बीच में। तो इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन या इंटरवेनिंग सीक्वेंस, ठीक है, इंटरवेनिंग सीक्वेंस। अब इसमें क्या होता है, ये किसकी प्रेजेंस में रिमूव होता है, ये होता है आपका स्पेसाइसोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, स्पेशली सोम कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो आपका स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए था, कल हमने पढ़ा था किसमें, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हमने पढ़ा था, वहां पर हेट्रोजाइगस न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो रहा था आरएनए, और ये स्मॉलर न्यूक्लियस आरएनए। तो यहाँ पर स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए और प्लस प्रोटीन की हेल्प से क्या होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन होता है, किसकी वजह से होता है, स्मॉलर न्यूक्लियस आरएनए और प्रोटीन, इनकी हेल्प से यहाँ पर रिमूव होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है, स्पेलियोसोम, ठीक है, स्पेलियोसोम की प्रेजेंस में होता है। और आपका कोई किसको करता है, आपका जो हेट्रोजिनस न्यूक्लियस आरएनए था उसको क्या करता है, ये 5 में आके कोडिंग हुआ था, तो यहाँ पर आपका क्या बनाता है, फिर
यहाँ पर क्या है कि जो आपका ये क्या है एडेनिन। अब इसमें क्या होता है, ये आपका ये हुआ, ठीक है, सेकेंड यहाँ पर बन रहा है। अब थर्ड क्या आता है, टेलिंग, ठीक है। टेलिंग में क्या हुआ, टेलिंग में जो होता है एडिशन ऑफ 200 से 300 एडेनिन नाइट्रोबेस मॉलिक्यूल्स लगते हैं। कहाँ लगते हैं आपके, क्योंकि आपका जो भी कॉपिंग कहाँ हो रहा है 5 एंड टू 3 एंड पे, तो 5 एंड पे ही आपके क्या लगेंगे, आपके 200 से 300 तक क्या लगते हैं, एडेनिन लगते हैं। अब जैसे कि यहाँ एंजाइम कौन सा पार्टिसिपेट करता है, यहाँ एंजाइम पार्टिसिपेट करता है पॉली एपोलाइमेज, ठीक है, कौन सा, ये वाला एंजाइम करता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये कोडोन लग गया और यहाँ पर थर्ड एंड, यहाँ पर तो क्या लगा है आपका कॉपी हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम लगा है, मेथिल प्रोटेज, ठीक है, ये वाला आपका मेथिल ट्रांसफरेज और आपका ग्वानो ट्रांसफरेज, ये यहाँ पर 5 एंड पे लगा है क्योंकि हमारा कॉपिंग 5 एंड पे होता है। और जो आपका 3 एंड पे क्या होता है, आपका टेलिंग होता है, ठीक है, टेलिंग का हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है 200 से 300 एडेनिन मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं अपोजिट किसके, कॉपिंग एंड के। तो कॉपिंग एंड आपका 5 पर है, तो आपके कहाँ एडेनिन ऐड होंगे, 3 एंड पे, ठीक है, यहाँ पर हो गए। अब जो ये आपको जैसे कि ये जैसे टेम्पलेट कैसे, एक से आपका ए से क्या मोस्टली अटैच होता है, टी थायमिन, और सी से सी, तो ये क्या होता है आपका पॉलीमरेज है। तो क्या है, इसका टेम्पलेट जो होता है इंडिपेंडेंटली मैनर होता है। अब कल हमने जब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन, तो वहां पर टेम्पलेट कैसा था आपका 5 एंड, तो क्या हो रहा था, रिवर्स हो रहा था कि जब हम mRNA के अपोजिट देखेंगे तो हमारा जो कोडन इस तरह का स्ट्रक्चर था ना, ये आपका ये डीएनए का फ्रेगमेंट है और इसके नीचे आपका mRNA का फॉर्मेट ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है। तो अगर ये आपका क्या है, ये 5-3 है, तो ये क्या होगा, ये 3-5 अपोजिट होगा। इसके प्रोमोटर और टर्मिनेटर के अपोजिट हम देख रहे थे कि कौन से एंडिंग पार्ट होंगे, तो वो आपका क्या होगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हमने देखा था। तो इसमें क्या होता है, ये टेम्पलेट जो होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है, यानी कि वो आपके अपवर्ड एंड डाउनवर्ड नहीं होगा, ठीक है। कैसा होगा, टेम्परेली जो है आपका उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा आपका ये कैसा तरीके का पॉलीमरेज है, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए। कल हमने ये भी बताया था कि जो आरएनए जो होता है आपका, क्या होता है, आरएनए में भी 2 तरीके के आपके क्या पॉलीमरेज होते हैं। एक तो होता है डीएनए वाया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और एक होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, ठीक है। तो ऐसे पॉलीमरेज अभी हम देखेंगे आगे। तो ये कैसा होता है, ये टेम्पलेट कैसा होता है, इंडिपेंडेंट मैनर होता है, और आपका क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डिपेंडेंट पॉलीमरेज होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि यहाँ पर क्या था आपका फर्स्ट वाले में कॉपिंग में, कि उसका क्या बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी, और यहाँ पर इसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, किसका, हेट्रोजिनस न्यूक्लियस आरएनए का, ठीक है, उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों आपकी हो गई है, ठीक है। अब आपका ये हुआ 5, और ये देखो पहले कैसे हम कॉपिंग देखेंगे, ठीक है। तो कॉपिंग में क्या हुआ आपका, मॉडिफिकेशन ऑफ 5 एंड, और क्या आपका किससे मॉडिफाइड होगा, आपका हेट्रोजिनस नाइट्रोजन आरएनए से, ठीक है। तो एडिशन ऑफ 7 मेथिल, और इसमें कौन से एंजाइम्स पार्टिसिपेट किए हैं, मेथिल आपका ट्रांसफरेज एंड ग्वानिन ट्रांसफरेज, ये एंजाइम से पार्टिसिपेट किया। तो आपका 5 एंड जो 3 एंड पे क्या हो गया, कॉपिंग हो गया आके, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपका न्यूक्लियस है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, ट्रेलिंग आता है। क्या हुआ कि जो आपका 5 एंड पे कोडिंग हुआ था वहीं पर आपके अपोजिट एंड पे यानी कि 3 डैश पे क्या हो जाएगा, 200 से 300 अमाइनो एसिड यहाँ पर क्या लग जाएंगे, एमाइनो नहीं सॉरी एडिनोसिन मॉलिक्यूल्स 200 से 300 यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, कहाँ पर 3 एंड पे यहाँ अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, पॉलीमरेज, ठीक है, ये एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस एंजाइम का जो टेम्पलेट होता है वो कैसा होता है, इंडिपेंडेंटली होता है, ठीक है। और साथ में ये किस तरह का आपका पॉलीमरेज होता है, ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। और इसकी मतलब इसकी जो सिग्निफिकेंस क्या होता है कि इंक्रीज लाइफ स्पेन ऑफ हेट्रोजिगस एंड न्यूक्लियस
आरएनए, ठीक है। अब थर्ड आता है स्प्लिकिंग। ये क्या कर रहा है कि इन दोनों के बीच में जो इंट्रॉन आया है उसको रिमूव करेगा। किसकी हेल्प से करेगा ये रिमूव करेगा स्प्लाइसियोसोम। जो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स किससे बना है आपका, स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए प्लस प्रोटीन से बना। उसकी हेल्प से क्या करेगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक बेस है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्सॉन है और एक एक्सॉन इधर है, तो यहाँ बीच में इंट्रॉन आ गया, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या होगा, स्पेसियोमियर जो कॉम्प्लेक्स है किसका, आपका स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए प्लस प्रोटीन का, उससे ये रिमूव होगा। तो यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग क्या है, केवल किसमें होती है, यूकैरियोट में होती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये समझ में आया कि किस तरह हमने ट्रांसक्रिप्शन क्या है आपका, ट्रांसलेशन जो है वो आपका क्या है कि ट्रांसलेशन जो है वो वहां पर आरएनए और मतलब सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये दोनों, कभी कभी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तभी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया होता है। क्यों, उसका रीजन ये है क्योंकि वहां पर सेपरेटली नहीं होता है। तीनों एक्टिविटी आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तीनों के तीनों साइटोसॉल में होते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, कभी कभी ट्रांसक्रिप्शन के साथ ही आपका ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो एमआरएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, एक से ज्यादा जीन यूनिट को ऐड करता है, तो पॉलीमॉर्फिक होता है, ठीक है। इसकी वजह से पॉली नेचर का होता है, पॉलीमॉर्फिक नेचर का होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये हुआ प्रोसेसिंग, हमने देखा इसमें ये हो गया, ठीक है। प्रोसेसिंग में हमारे 3 मेथड आए थे, एक कॉपिंग आया था, एक स्प्लिटिंग आया था और एक आया था टेलिंग, ठीक है। अब इन तीनों को हम कैसे वर्सिव आया, ये अलग अलग हमने इंडिविजुअल स्टडी किया। कॉपिंग में क्या हुआ कि एंजाइम पार्टिसिपेट किया, कौन से एंजाइम किया, मेथिल गुआनोनिन, ठीक है। तो मेथिल जो आपका मेथाइलाइजेशन है ये आपका, ठीक है, ये ट्रांसफरेज, मेथिल ट्रांसफरेज एंड गुआनो ट्रांसफरेज, ये एंजाइम मिलके क्या करते हैं, 5 एंड पे क्या करते हैं, कॉपिंग, एक राउंड सर्कल को कोड कर देते हैं। और आपका ट्रेलिंग में क्या होता है, ये कोडिंग जो 5 एंड पर हुई, इसके अपोजिट एंड पर क्या होता है कि आपका एडिनोसिन मॉलिक्यूल कितने 200 से 300 क्या होते हैं उस पर अटैच हो जाते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि लाइफ स्पैन बढ़ जाती है किसकी, हेट्रोजिनस न्यूक्लियस आरएनए की, ठीक है। अब थर्ड होता है स्प्लिकिंग, उसमें क्या होता है, इस मेथड में आपका बीच एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, किसकी हेल्प से रिमूव करते हैं, आपका रिमूव करते हैं स्मॉलर न्यूक्लियस आरएनए और प्लस प्रोटीन की हेल्प से इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर आपके क्या ट्रांसलेशन की एक्टिविटी हो गई। अब इसी में हमने पढ़ा कि जीन क्या है आपके 2 टाइप, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में इस आपका कोडिंग जीन एंड नॉन कोडिंग जीन, ठीक है। स्प्लिटिंग जीन केवल कोड करता है तो उसे एक्सॉन बोलते हैं। और आपके यूकैरियोट में क्या 2 तरह के फर्दर हो जाते हैं, एक तो हो जाता है आपका कोडिंग जीन और एक हो जाता है नॉन कोडिंग। कोडिंग वाला जो होगा वो क्या होगा, सिंपली एक्सॉन। नॉन कोडिंग वाला क्या होता है, किसी को कोड नहीं करता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरव्यूइंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर आया है कि टाइप ऑफ आरएनए। अब आरएनए कितने टाइप का होता है ये हम देखते हैं। आरएनए मोस्टली 3 टाइप का होता है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और आपका ट्रांसफरेज आरएनए, ठीक है। जिसमें आपका राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो 80% होता है, ठीक है, सेल में, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और ये इनसेल्युबल डीएनए है, क्या है, इनसेल्युबल डीएनए है, मोस्ट स्टेबल है, और आपका क्या है, फॉर्म राइबोसोम को फॉर्म करता है, ठीक है। और आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपका स्ट्रक्चर, अब ये क्या है, 2 तरह के रोल प्ले करता है, एक तो स्ट्रक्चरल रोल यानी कि राइबोसोम बनाता है, और दूसरा क्या करता है, दूसरा ये कैटेलिक रोल भी प्ले करता है। कैटेलिक रोल यानी कि क्या करता है, राइबो एंजाइम को बनाता है। और राइबो एंजाइम कैसा, राइबो एंजाइम 23 SRNA, ठीक है, इस तरह का राइबोसोम बनाता है। ठीक, समझ में आया कि आरएनए जो आपका राइबोसोमल आरएनए के 80% होता है, न्यूक्लियस में मिलता है, इनसॉल्युबल डीएनए है, और आपका मोस्ट स्टेबल है, और क्या है आपका फॉर्म राइबोसोम्स, कितना आपका स्ट्रक्चरल फंक्शन भी करता है, यानी कि क्या करता है आपका
राइबोसोम्स को फॉर्म करता है, ठीक है। और दूसरा आपका कैटालिटिक फंक्शन भी शो करता है, यानी कि राइबो एंजाइम भी बनाता है। कौन सा? 33S RNA, ठीक है। फिर आपका आया आपका मैसेंजर RNA, तो ये क्या होता है? लीस्ट कंसेंट्रेशन होता है इसका, न्यूक्लियस में मिलता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस में नहीं, न्यूक्लियस में फाउंड रहता है, लीस्ट स्टेबल होता है। और ये क्या कोड्स करता है, क्या करता है कि जो भी आपके अमाइनो एसिड उसको कोड करने का काम करता है। और आपका जो tRNA है, जो ये क्या स्मॉलेस्ट RNA होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, सॉल्युबल होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, अभी हम देखेंगे आगे, इसे एडाप्टर डीएनए भी कहते हैं। इसका रीजन हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। और क्या करता है? अमाइनो एसिड को भी कैरी करता है। कौन? आपका ट्रांसफरेज RNA, ठीक है। अब ये हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि हम देखेंगे आरएनए का स्ट्रक्चर। तो आरएनए किसका? एक tRNA का स्ट्रक्चर। तो ये दो तरह का होता है, 2D स्ट्रक्चर भी होता है, 3D स्ट्रक्चर भी होता है। 2D स्ट्रक्चर को डिस्कवर किसने किया था? हॉले साइंटिस्ट ने। हॉले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। ये क्या है? क्लोवर लीफ मॉडल है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? क्लोवर मॉडल, लीफ मॉडल। और जो 3D स्ट्रक्चर है वो क्या है? आपका इनवर्ट एल, यानी कि कैसा? हम सिंपली एल को ऐसे बनाते हैं, मगर इसको इनवर्सली ऐसे बना दो, ठीक है। ये आपका, तो ये किसने दिया था? ये किम साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? किम साइंटिस्ट। अब हम थ्रू 2D स्ट्रक्चर देखेंगे किसका? tRNA का। ये 2D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका 1 एंड है, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ? 5 एंड और 3 एंड, ठीक है। अब इसमें देखो लूप्स बनते हैं, 3 डिफरेंट पोजीशन पे लूप बने। अब इसमें ये लूप क्यों बनते हैं? इसमें ये लूप इसलिए बनते हैं क्योंकि कुछ ऐसे इसमें क्या, कुछ ऐसे आपका एबनॉर्मल बेस होते हैं। क्या होता है? देखो हमारा डीएनए में क्या हुआ? एडनिन से थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन से क्या हो रहा है कि आपका नॉर्मली उसके साथ कोड करते हैं। बट tRNA में क्या होता है? कुछ एबनॉर्मल बेसिस होते हैं, जिसकी वजह से, अब एबनॉर्मल बेसिस है तो वो स्टैंड में किसी के साथ पार्टिसिपेट तो करेंगे नहीं, तो ये लूप तरह की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके स्टार्टिंग में 3 एंड में आपका क्या है? ACC। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? हमेशा कैसे पढ़ते हैं? ACC नहीं पढ़ेंगे, CCA पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हमेशा ट्रिपलेट नीचे की तरफ से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका अमाइनो एसिड अटैच होता है 3 एंड से। और आपका जो टी, और इसे क्या बोलते हैं? शिक सी, ठीक है। अब शिक क्या है आपका? ये स्यूडोडीन होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एबनॉर्मल बेसिस है। तो स्यूडोसिन, इसमें क्या होता है आपका? ये वाले लोग में जो होता है 7 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। वही आपके जो नीचे वाला रहता है उसे एंटीकोडॉन बोलते हैं। इसमें 7 टाइप्स एंटीकोडॉन लूप बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? 7 टाइप क्या होते हैं? आइसोसिटल होते हैं। आइसोसिटल मतलब कि मतलब उसमें 3 जो होंगे वो पेयर में रहते हैं। कोडॉन, अभी आगे देखेंगे कोडॉन क्या होता है? 3 नाइट्रोजन बेस, ठीक है। आपका क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ऐसे ही आपका एंटीकोडॉन भी ट्रिपलेट होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एंटीकोडॉन लूप होता है उसमें 7 पॉइंट होते हैं। 3 आपके एंटीकोडॉन होते हैं और 6, 5, 6, 7 ये जो एक्स्ट्रा के 4 होते हैं वो आपके क्या होते हैं? आइसोसिटिल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका DHU लूप होता है, यानी कि डाईहाइड्रोयूरिडीन, ठीक है। डाईहाइड्रोयूरिडीन ये क्या है आपके? ये मतलब 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं लूप में, ठीक है। और ये लूप किस लिए बनते हैं? क्योंकि एबनॉर्मल बेसिस की वजह से ये लूप बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया कि आपका एंटीकोडॉन होता है। तो एंटीकोडॉन में क्या होते हैं? आपके 7 बेसिस होते हैं, जबकि आपका ये शेंक लूप होता है उसमें आपके 7 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और आपका DHU लूप होता है, इसमें भी आपके 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। और अमाइनो एसिड आपके 3 एंड पे लगे रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका जेनेटिक कोड। क्या आता है? हमने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड को किसने, जेनेटिक कोड क्या मतलब? यानी कि कोडॉन। तो ये क्या होते हैं कि ट्रिपलेट होते हैं एक तरह से, यानी कि कंसिस्ट ऑफ 3 आपके कोड, ठीक है। 3 कोड, जैसे कि UGC, CA ऐसे, ठीक है। इसका टर्म किसने दिया था? जॉर्ज गॉमिन। जॉर्ज गॉमिन ने इसका टर्म दिया था। और ट्रिपलेट इसे किसने बोला था? क्रिक ने बोला था। सबसे पहले ट्रिपलेट इसे क्रिक ने बोला था। और आपसे पूछा जाता है, देखो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो ये सारी लाइनें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। क्रैकिंग या डिस्कवरी या डिस्कम्फ्रेनिंग, ये किसने किया था? ये 3 साइंटिस्ट। आपका क्रैकिंग जो है HG खुराना ने दिया था।
और आपका डिस्कवरी, मेथाई और आपका नीरेनबर्ग। ये तीनों, अगर आपसे तीनों पूछा जाता है, क्रैकिंग, डिस्कवरी एंड डीकम्फेयरिंग, तो आपको तीनों लिखना है, और अगर वन बाय वन तो आपको वो लिखना है, ठीक है। अब नीरेनबर्ग जो साइंटिस्ट थे, इन्हीं ने फर्स्ट कोडॉन को भी डिस्कवर किया था। कौन सा फर्स्ट कोडॉन था? यू, क्या था? ट्रिपल यू, ये फर्स्ट कोडॉन था। ये किसको कोड करता है? ये फेनिलएलनिन को कोड करता है। किसी भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में यू है तो ये फेनिलएलनिन को कोड करेगा, ठीक है। फेनिलएलनिन क्या है? आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। क्या है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है। अब जो ये जेनेटिक कोड है, ठीक है, जेनेटिक कोड है, ये क्या होते हैं? अपने आप में 3 न्यूक्लियोटाइड को कंसिस्ट किए रहते हैं। क्या? 3 न्यूक्लियोटाइड को कंसिस्ट किए रहते हैं। अब आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फो रिलेशन एंजाइम, फास्फोराइजेशन, ठीक है, ये एंजाइम है, या इसे ओका एंजाइम भी बोलते हैं। ओका एंजाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको डिस्कवर किया था सीवेरो ओका ने। साइंटिस्ट का नाम भी सीवो ओका है, तो इसे ओका एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि आरएनए का पॉलीमराइजेशन करता है फ्री सिस्टम में। फ्री सिस्टम में क्या करता है? आरएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एंजाइम, ठीक है। इसकी कैपेसिटी होती है कि फ्री सिस्टम में आरएनए का क्या करना? फॉर्मेशन, ठीक है। अब जो कोडॉन है आपके, वो कैसे 61 सेंस कोडॉन होते हैं, और 3 जो होते हैं वो नॉन सेंस कोडॉन होते हैं, ठीक है। नॉन सेंस कोडॉन कौन से होते हैं? यूएजी, यूएए, यूजीए। अब यूएजी को अंबर बोलते हैं, यूएए को ऑकर बोलते हैं, और यूजीए को ओपल बोलते हैं। ये 3 नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये जो कोडॉन है इनके कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है। वो फीचर्स भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बताऊंगी आपको कि कौन सा पूछा जाता है, कहाँ पर। तो इसके फीचर्स है, पहला है कि ट्रिपलेट है, यानी कि 3 बेस है। ये ए यू जी या सी यू ए 3 ही होंगे, ठीक है। दूसरा है कॉमालेस, यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा है ए यू जी और सी यू ए, तो आप इसमें बीच में कॉमा नहीं डाल सकते, ये कॉमालेस। इसको आप कैसे पढ़ोगे? ए यू जी सी यू ए, ये पढ़ोगे, ठीक है। तो कॉमालेस है। पहला क्या है कि ट्रिपलेट है, और दूसरी फीचर्स क्या है? कॉमालेस है। थर्ड है यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल ट्रू है, यानी कि यू जो है वो फेनिलएलनिन को ही कोड करेगा। ये नेचुरल फैक्ट है, मगर इसमें भी एक्सेप्शन मिलते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया में और एक सिलेक्टेड जो एनिमल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, उसमें। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या है? आपका यूजीए, ठीक है। यूजीए वैसे तो स्टॉप कोडॉन है। क्या है? स्टॉप कोडॉन है, मगर ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में किसको करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफेन को कोड करता है। किसको करता है? ट्रिप्टोफेन, यानी कि नेचुरल फैक्ट को भी ये चैलेंज देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपका, हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसमें हुआ था, ठीक है। और आपका दूसरा एजीजी, ये ये क्या? आर्जिनिन को कोड करता है। किसको करता है? आर्जिनिन को, मगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में नॉन कोडेड, ठीक है। क्या है? आपका स्टॉप कोड शो करता है, यानी कि जो फंक्शन करता है, जो कोड करता है, यानी कि एजीजी आर्जिनिन को कोड करता है, मगर माइटोकॉन्ड्रिया में ये साइलेंट है, स्टॉप कोडॉन का रोल प्ले करता है। जबकि आपका यूजीए वो स्टॉप कोडॉन है, वो ये इसमें ट्रिप्टोफैन को कोड करता है, ठीक है भाई। क्या ही बात है, ओके। मतलब नेचर को भी चैलेंज दे रहे हैं कुछ। फिर 4 है कोडॉन, कैसा होता है? अनएम्ब्रीगाइगस होता है। अनएम्ब्रीगाइगस यानी कि स्पेसिफिक, यानी कि आपका क्या है? एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को ही कोड करेगा, एक से ज्यादा को कोड नहीं करेगा। जहां करता है उसकी भी अलग एक्टिविटी है, मगर आपका कोडॉन, अगर आपका अनएम्ब्रीगोइस पूछा गया तो वहां पर आपको स्पेसिफिसिटी दिखानी है कि स्पेशल एक अमाइनो एसिड एक कोडॉन को ही क्या करेगा? लेबल करेगा। फिर 5वां है आपका डीजेनरेसी एंड, या फिर इसको रीजेनरेसी भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका अभी आपका मेडिकल से रिलेटेड एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें आया था डीजेनरेसी एंड डी डेगोवेसी, ठीक है। शायद बिहार से रिलेटेड कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर का था, उसी में ये पूछा गया था।
ये क्या करता है कि ये जो डीजेनरेसी है ये क्या करता है, एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन को क्या करता है, कोड कर देता है। ये हुआ, ठीक है। जैसे कि आपका एयूजी है, एयूजी है आपका, ये स्टार्टिंग आपका क्या है, कोडॉन है। चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में ही ये आपको मिथेनिन मिलेगा, ठीक है, मिथेनिन मिलेगा, स्टार्ट कोडोन है, ठीक है। अब स्टार्ट कोडोन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्टार्ट कोडोन आपका एयूजी और जीयूजी, ठीक है। जीयूजी किसको, मोस्टली वैलिन को कोड करता है, किसको करता है, वैलिन को। और एयूजी जो है प्रोकैरियोटिक में है तो फॉर्मुलेटेड मेथिनॉन को करेगा, और अगर यूकैरियोटिक में तो मिथेनॉन को करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक प्रॉब्लम होती है कि मतलब कैसे पता चलेगा कि सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में मिथेनॉन है या फिर ये क्या है। तो हम उसका ये करते हैं एक्सपेरिमेंट, इसको इन्वेंट करते हैं, तो देखते हैं कि जिसके साथ फार्मुलेटेड मिथेनॉन है, तो फार्मुलेटेड मिथेनॉन जिसके साथ है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, और जहाँ केवल मिथेनॉन है वो यूकैरियोटिक सेल है। और आपका जो जीयूजी है वो हमेशा वैलिन को करता है। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा जो भी हमने ट्रांसलेशन का लिया था, ट्रांसलेशन, तो हमने बताया कि कैसे प्रोकैरियोट में कैसे सेपरेटली नहीं होता है, क्योंकि साइटोसॉल में ही होता है, उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए वो सेपरेटली नहीं होता है। और कभी कभी क्या ट्रांसक्रिप्शन के साथ ही ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है, इसी को को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आज जबकि यूकैरियोट में क्या होता है, सेपरेटली होता है, ट्रांसक्रिप्शन अपना सेपरेट होता है, ट्रांसलेशन सेपरेट होता है, और इसमें प्रोसेस होती है। प्रोसेस में आपके फर्दर 3 मेथड होते हैं, कॉपिंग होता है, स्प्लिकिंग होता है, और आपका क्या होता है, टेलिंग होता है, ठीक है। इसको भी हमने 1 बाय 1, जो कॉपिंग होगा हमेशा 5 एंड से स्टार्ट होता है, और एंजाइम कौन सा था, मेथेनो ग्लाइकोगी ये था, ठीक है। और आपका जो टेलिंग है उसमें क्या है आपका, कि आपका एडिनोसिन मॉलिक्यूल 200 से 300 ऐड हो जाते हैं, कहाँ, 3 एंड पे, जहां पर कॉपिंग हुई थी उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब जो आपका फर्स्ट कॉपिंग है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि आपका हेटेरोजाइगस न्यूक्लियस आरएनए का क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जबकि टेलिंग से क्या होता है, उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाता है। और स्प्लिट में क्या होता है कि आपका एक्सॉन के बीच में जो इंट्रॉन है उसको रिमूव करते हैं, किससे करते हैं, स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए प्लस प्रोटीन से, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होता है उसी से करते हैं। ये हो गया। अब हमने फिर जेनेटिक कोड देखा, तो उसमें आपका क्या है, किसने टर्म दिया, किसने डिस्कवरी किया, ये सब हमने इंडिविजुअल देखा। और फिर इसके बाद कोडॉन क्या है, सिंपली आपका ट्रिपलेट है, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसमें भी हमने 61 कोडॉन होते हैं, 61 क्या होते हैं आपके, कोडॉन होते हैं, और 3 जो होते हैं वो एंटी या आपका क्या होते हैं, नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, ठीक है। 61 आपके सेंस कोडॉन होते हैं, और 3 जो होते हैं उनको हमने अंबर और आपका क्या देखा, और आपको उपल देखा, ठीक है। और फिर इसके बाद स्टार्ट कोडिंग में भी देखा हमारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल को पहचानने के लिए भी हमें क्या है, फार्मुलेटेड मिथेनॉन अगर साथ में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, और अगर केवल मिथेनॉन मिलेगा तो फिर आपका यूकैरियोटिक सेल है। और जीयूजी ये हमेशा वैलिन को करता है। अब इसके फीचर्स भी हमने देखे, ट्रिपलेट है, कॉमालेस है और यूनिवर्सल है, ठीक है। इसमें भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया और सिलेटेड जो है वो क्या करते हैं, इस फैक्ट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जो यूजीए है ये आपका नॉन कोडिंग है या स्टॉप कोडोन है, जबकि ये आपका ट्रिप्टोफैन को कोड करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और दूसरा एजीजी है, ये मोस्टली आर्जिनिन को कोड करता है, मगर माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या है, स्टॉप कोडोन की तरह काम करता है, ठीक है। फिर आपका 4 था आपका अनअम्ब्रिगॉइस, ठीक है। अनअम्ब्रिगॉइस यानी कि स्पेशल एक कोडर एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा, जाके एक अमाइनो एसिड एक कोडोन को करेगा। और फिफ्थ है डीजेनरेसी, इसमें क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन के साथ जाके क्या कर सकता है, कोड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट होता है। अब आगे हम प्रोटीन सिंथेसिस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करो कि सारे पार्ट्स को आपको, अभी देखो ये वीडियो आपको 2 बार से 3 बार देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा समराइज है,
और मैंने यहाँ पर बिल्कुल एकदम शॉर्ट में आपको बताया है। आपने अगर एनसीईआरटी को 2-3 बार रीड किया और फिर इसके बाद इसे देखा है तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और अगर नहीं तो इस वीडियो को पहले देखो और फिर इसके बाद अपनी, अब एनसीईआरटी रीड करने का भी ये नहीं कि बस उठा लिया और पेन मार्कर लगे लाइन करने, नहीं। पहला तो एक आपको ऐसे ही रीडिंग लगानी है, दूसरा भी रीडिंग लगाना है, तीसरा भी। 4 टाइम जब आप उस पैराग्राफ को, पूरे लेसन की नहीं लगानी है, पूरे पेज की नहीं लगानी, 1 पैरा की लगानी है। 1 पैरा रीड करोगे 1 से 4 टाइम में, तब वही आपको जाके सेंस ऑफ लाइन समझ में आएगा। क्योंकि एनसीईआरटी काफी कुछ एक्सप्लेन नहीं करती है, बहुत क्या करती है, कंप्रेसिव मैटर देती है। बहुत कुछ उन लाइनों में छुपा होता है जो आपको एक्सपोज करना होता है बाय नॉलेज, बाय कंसेप्ट जब क्लियर होंगे तब आपके वो होगा। ठीक है, तो आप आगे पढ़ते रहिए और इसी तरह अपने टाइम दीजिए किसी भी चीज को। ठीक है, जितना आप टाइम देंगे, रेगुलर स्टडी करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा।